बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मेरा इंडो पाक हिस्ट्री के ऊपर है और इंडो पाक हिस्ट्री का हमारा टॉपिक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। लेक्चर को मैंने रिसर्च किया, मेरा नाम और ये मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट है मुझे फॉलो करने के लिए। इस लेक्चर से पहले मैं इंडो पाक हिस्ट्री के ऊपर कुछ न्यू लेक्चर मैंने बनाए हैं जिसमें ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है और उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर है, वो जो सेक्शन है हमारा, और उसका ये उस सेक्शन का ये हमारा आखिरी लेक्चर है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये समझनी है कि हम इस इवेंट को क्या कहें, जो 1857 का ये जो इवेंट है 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें इसको कहना क्या चाहिए। देखें, दो किस्म के ग्रुप हैं। एक वो हिस्टोरियन का ग्रुप है जो इंडिया से या पाकिस्तान से बिलोंग करता है, एक वो हिस्टोरियन का ग्रुप है जो कि यूके से बिलोंग करता है। उन्होंने इसको क्या कहा है और हम इसको क्या कहते हैं इस इवेंट को। अगर हम उनकी बात सुने तो उन्होंने इसको कहा है कि इंडियन म्यूटनाए, ठीक है, हिंदुस्तानों की गद्दारी। उसके अलावा और भी इन्होंने इसके लिए बड़े वर्ड यूज़ किए, लेकिन हम जो हमारे हिस्टोरियन हैं हम इसको ग्रेट रिवॉल्ट कहते हैं, इंडियन रेवोल्यूशन कहते हैं। देखिए, रेवोल्यूशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, उसको मेजॉरिटी लोग मानने से इनकार कर दें और उसमें तब्दीली का मुतालबा करें, दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। उसके अलावा फिर इसको एक नाम ये भी दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल अपराइजिंग। उसके बाद एक और भी नाम इसको दिया जाता है, दैट इज़ ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मुख्तलिफ़ हिस्टोरियंस ने इसके मुख्तलिफ नाम दिए हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको आया कि ब्रिटिश अगर इसको इंडियन म्यूटनाई कहते हैं या हिंदुस्तानों की गद्दारी कहते हैं हुकूमत के साथ, तो आप वो भी कह सकते हैं। अगर आप ये पाकिस्तान या हिंदुस्तान वाली साइड से किसी हिस्टोरियन की तरफ हैं तो आप इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 भी, इंडियन रेवोल्यूशन भी। ये आपकी विश के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या कहना चाहते हैं। सो मैंने इसको इसलिए क्लियर करना चाहता था कि मुख्तलिफ़ लोगों की इसके ऊपर मुख्तलिफ़ राय है। उसके बाद अब हम चलते हैं काजिज़ की जानिब। अब हमने देखना है कि दूसरी स्लाइड के अंदर कि इस रिवोल्ट के या इस आज़ादी की काजिज़ के क्या असबाब, इसके क्या वजूहात क्या थी या क्या काजिज़ थी इंडियन रिवोल्ट की, हम उसको अब स्टडी करते हैं। पहली तो है पावर्टी। पावर्टी क्यों यहाँ पर आ रही थी, मैं छोटी छोटी मिसालों के साथ आपको वाज़े करता चला जाता हूँ। एक तो पहली वजह ये है कि जो ब्रिटिश थे वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जा रहे थे बरतानिया के अंदर। उनके लिए ये रॉ मटेरियल तकरीबन मुफ्त ही था या बहुत थोड़े पैसों में उनको ये रॉ मटेरियल मिल रहा था। वहाँ पर वो इस रॉ मटेरियल को लेकर जाते और वहाँ पर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते और उसको वापस रिटर्न हिंदुस्तान में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाकर सेल करते और इसके साथ वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते। इससे तो उनको फ़ायदा हो रहा था, लेकिन गुर्बत कैसे आ रही थी, द मेन रीज़न ये है देखने की कि गुर्बत कैसे आ रही थी। जिस वक्त सस्ता प्रोडक्ट वहाँ से बनकर आ रहा था और फिनिश प्रोडक्ट था, उसको यूँ कह सकते हैं कि एक वेल डिज़ाइन प्रोडक्ट, वो जो हमारे हिंदुस्तान की मार्केट थी उसके मुताबिक वो सस्ता भी था और मयारी तैयार हुआ था और फैक्ट्री के अंदर तैयार हुआ था। तो इस वजह से जो मुतलका मार्केटें थी या जो मुकामी मार्केटें थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होने शुरू हो गई। लोग उनसे चीज़ कोई नहीं ख़रीदता था, तो ये सस्ती चीज़ बेचते थे। इस वजह से हिंदुस्तान के लोगों के अंदर गुर्बत आनी शुरू हुई। तो उसकी एक वजह ये थी। दूसरी वजह उसकी ये थी कि जो बरतानिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, क्योंकि ये इलाके हैं ठंडे इलाके, तो यहाँ पर वूल की और टेक्सटाइल प्रोडक्ट रिलेटेड बहुत अहमियत है। तो इन्होंने मुकामी हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह किया फॉर ऑन बेनिफिट, यानी कि यूके के बेनिफिट के लिए
इन्होंने मुकामी हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को तबाह किया। तो ये दो वजूहात थी जो कि पॉवर्टी को शो कर रही थी। तीसरी वजूहात टैक्सेस की थी। हिंदुस्तान की मेजॉरिटी इनकम फार्मिंग से आती थी, एग्रीकल्चर लैंड थी। ये इस वजह से जो यहाँ पर फार्मर रहता था उसके ऊपर इन्होंने मज़ीद से मज़ीद टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब इस टैक्स से क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान के लोग थे मुकामी, उनके अंदर नफ़रत पैदा होनी शुरू हो गई। मुकामी फार्मर को गुस्सा आने लग गया। इससे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। उसके बाद तीसरी वजह है रिलीजन की। जिस वक़्त ब्रिटिश यहाँ पर पावर में आ चुके थे, यानी कि जब इन्होंने बंगाल पर कब्ज़ा किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक्सपेंशन को बढ़ाना शुरू किया अपनी पावर के साथ साथ, तो इन्होंने इनके जो विलियम एक शख्स थे, मिशनरी थे, उन्होंने आकर बहुत सारे लोगों को उनके मज़हब तब्दील करने पर ज़ोर दिया, जिसमें मुसलमानों को भी ये फोर्स कर रहे थे कि वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हों। इसी तरह ही इंडियंस के जो हिंदू लोग थे उनको भी, सिखों को भी, और भी मुख्तलिफ़ बरादरियों को ये कन्वर्जन की तरफ लेके जा रहे थे। तो इससे भी लोगों के दरमियान नफ़रत क्रिएट हो रही थी और लोगों को जब फोर्स कर रहे थे कि वो अपने अक़ीदे चेंज करें। देखें, इस चीज़ की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इंसान के जो अकायद हैं वो मज़हब में अगर बंधे हुए हों, अकायद कहते हैं अक़ीदा, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको गिरा लगी हुई जो खुल ना सकी हो। सबसे ज़्यादा जो ऐसी गिरा जिसमें लगी होती है ना, वो मज़हब की बुनियाद पर होती है, जिसमें इंसान इतना जुनूनी हो जाता है कि जिसको उसको सोचने समझने की सलाहियत भी इख्तिताम पजीर हो जाती है उसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जिस सबसे ज़्यादा नफ़रत क्रिएट कर रहा था। उसके बाद फिर थी टीचिंग ऑफ अरबिक एंड पर्शियन एक्सक्लूडेड। क्योंकि मुसलमानों ने यहाँ पर तकरीबन 1000 साल राज किया था, तो इन्होंने अरबी, फ़ारसी और उर्दू भी किसी हद तक यहाँ पर परवान चढ़ रही थी, लेकिन उसका इतना ज़्यादा ज़िक्र नहीं है क्योंकि पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज रही थी यहाँ पर। तो इस वजह से मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर इनकी मुकामी ज़ुबान को ख़त्म किया जा रहा था और ये ख़त्म की जा रही थी स्कूल लेवल पर, एजुकेशनल लेवल पर। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी इसके अंदर। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का क्या मतलब है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि अगर कोई मुकामी राजा है, कोई किंगडम है, अगर उसके यहाँ बेटा नहीं है उसका, यानी कि वारिस बेटा नहीं है, अगर बेटियां हैं तो वो सल्तनत ऑटोमेटिकली यूके की किंगडम जो बादशाहत है उसको चले जाएगी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को चले जाएगी 1857 से पहले। उसके अलावा फिर है लैंड सीज्ड फ्रॉम लोकल रूलर्स। जो मुकामी राजा थे या मुकामी लैंडलॉर्ड कह लें आप उसको, उनसे इन्होंने ज़मीन छीननी शुरू कर दी थी। उससे भी उन लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा नफ़रत क्रिएट हो रही थी। फिर उसके अलावा वेस्टर्नाइजेशन थी। वेस्टर्न कल्चर एंड न्यू इन्वेंशंस ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, क्योंकि इससे उनका कल्चर जो था, ईस्टर्न कल्चर, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कल्चर था, वो बहुत ज़्यादा थ्रेट में आ गया था। मैं आपको उसकी छोटी सी मिसालें देता हूँ। एक मिसाल तो ये है कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की है, इसकी इन्वेंशन हुई, इसने इंडियन कल्चर को थ्रेट किया। स्टीम इंजन ने थ्रेट किया, इंग्लिश एजुकेशन ने थ्रेट किया, इसने काफ़ी ज़्यादा थ्रेट किया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे। देखें, आप एक बात याद रखें कि किसी भी मुल्क के अंदर एकदम मसाइल ना पैदा होते हैं, ठीक है जी, और ना ही उन मुल्कों के अंदर एकदम इतनी बड़ी तहरीकें खड़ी होती हैं। आहिस्ता 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 उनके अंदर जो है ना, वो नफ़रत के बीज जन्म लेते रहते हैं। अब देखें, बांग्लादेश है, बेशक उसमें इंडियंस का हाथ है और वो ख़ुद भी कहते हैं कि इसमें हमारा हाथ है, लेकिन वो एकदम नहीं मसला खड़ा हुआ। हमने देखें 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रिप्रेजेंटेशन का इशू बनाया, उनका लैंग्वेज का इशू था, फिर उनके साथ इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही थी, वगैरह वगैरह। वो आहिस्ता आहिस्ता उनको मौका मिल गया और फिर बाहर की फॉरेन इन्वेजन हुई। याद रखें, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, कोई भी मुल्क जब किसी दूसरे मुल्क के लिए स्पेस बनाता है ना, वो फौरी मुल्क उस मुल्क के अंदर एंटर हो जाता है। चाहे वो इंडिया है, अगर वो स्पेस देगा तो पाकिस्तान एंटर होगा, अगर हम स्पेस देंगे तो वो एंटर हो जाएंगे हमारे मुल्क में। जैसे कि अब हमारे फाटा के अंदर इशू था, हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट ने उस मसले को सॉल्व नहीं किया,
वो जो पीटीएम बन गई है उसको रॉ सपोर्ट कर रही है, सीआईए सपोर्ट कर रही है, मोसाद सपोर्ट कर रही है। ठीक है जी। इसी तरह ही ऐसे ही वो दूसरी तरफ भी होता है, अगर और उनको वहाँ पर मौका देंगे तो यहाँ के लोग उनको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने भी इसकी वजूहात बताई हैं कि इंडियन रिवोल्ट की या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की क्या वजूहात थी। इन्होंने एक रसाला लिखा था जिसको काज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट भी कहते हैं, 1857। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी दो बड़ी वजूहात बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों को पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर हिस्सा लेने का हक़ नहीं था। उसके बाद दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि किसी शख्स ने जो बरतानवी लॉज थे उनको मुकामी लोगों तक ना ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और फिर एक और भी बड़ी वजह है, वो ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वो सिर्फ यूरोपियन के लिए थी, इसमें मैंने आपको ऊपर बताया। फिर इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था कि क्या लॉज बन रहे हैं। और तीसरी वजह जो मैं समझता हूँ कि इनके मुकामी कल्चर के ख़िलाफ़ भी चीज़ें बन रही थी। तो एक कल्चर के जब आप किसी के ख़िलाफ़ चीज़ें बनाते हैं तो वो ईज़िली एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं किसी के लिए। फिर उसके बाद अब हमने देखना है कि ये जो मूवमेंट थी ये स्टार्ट कैसे हुई। ये तो वो चीज़ें थी जो कि असबाब बन रही थी, ठीक है जी। लेकिन इग्नाइट एकदम आग किसने पकड़ी, अब वो हमने देखनी है। पहली वजह है जी पिग फैट एंड काउ फैट। अब मैं इसकी आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखें बरतानिया के अंदर बरतानिया कह दिए हिंदुस्तान के अंदर उस वक़्त बरतानिया के जो फ़ौजी थे वो 45,000 थे और 2,32,000 हिंदुस्तान के सिपाही थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक नया वेपन इंट्रोड्यूस हुआ। उस वेपन का ये सिस्टम था कि उसके अंदर, उस राइफ़ल के अंदर कारतूस जब लोड किया जाता था या कैट्रिजेस लोड किए जाते थे तो उस कैट्रिजेस को बाइट करना पड़ता था, काटना पड़ता था और फिर उसको लोड किया जाता था राइफ़ल के अंदर। अब उसमें ये था, उसके बारे में ये र्यूमर फैली, ठीक है जी। मैंने ये वर्ड र्यूमर का पढ़ा है। अब ये आई डोंट नो एग्जैक्ट कि ये वाकई पिग फैट से या काउ फैट से बना हुआ था, इसके बारे में कोई ऐसी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैंने ये वर्ड ज़रूर पढ़ा हो कि एक र्यूमर फैल गई थी। उसमें यह था कि भाई ये कहा गया कि इसका जो कैट्रिजेस की जो फ़ैट है, चर्बी है, वो मिक्स बनी हुई है पिग फैट से और काउ फैट से। अब जब ये बात फैली तो ये काउ तो है जो हिंदुस्तान के जो हिंदू कम्युनिटी है वो उनके लिए सेक्रेड है और पिग फैट जो है वो हमारे लिए अनक्लीन है। तो हमारे लिए दोनों के लिए, दोनों कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। उसके बाद मंगल पांडे शख्स था, उसने इसको लोड करने से भी इनकार किया। तो जैसे ही इसकी ख़बर फैलनी शुरू हुई इस प्रॉब्लम की, तो उस वक़्त के जो कमांडर इन चीफ़ थे उनका नाम था जनरल ऑनसन। उनको ये यकीन था कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसको सॉल्व ना कर सके। लेकिन उन्होंने 85 सिपाहियों को लॉन्ग प्रिजन थी और वो प्रिजन थी सेंटेंस ऑफ 10 ईयर, 10 साल की सज़ा दी थी और उनको हार्ड लेबर दी रोड के ऊपर। उसके अलावा उन्होंने हार्श और भी कई एग्जाम्पल कायम की ताकि इसको रोका जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ना रुक सका। फिर अगले ही दिन सिपाहियों ने फ़ौजी अफसरान को कत्ल किया और मीरत यानी कि दिल्ली के करीब ये जगह थी और इससे जो है वो एक आग भड़क गई और उन्हें जो उनके हाथ में बरतानवी सिपाही लगता गया वो उसको मारते गए। उसके अलावा फिर है लास्ट मुग़ल एम्परर, आखिरी मुग़ल एम्परर है, उसका नाम है बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र ने जो हुकूमत की है वो 1837 से 1858 तक की है। उसमें यह था कि ये जो ज़्यादातर जो इसकी यानी कि एक तो ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और इसकी ख्वाहिशात जो थी ना वो म्यूज़िक और कैलीग्राफी के अंदर थी, रूलिंग की ख्वाहिशात कम थी। लेकिन जिस वक़्त ये सिचुएशन शुरू होती है, यानी कि आप देखें कि इन्होंने लोगों ने ये जो म्यूटिनाई हुई, इन्होंने दिल्ली की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और आखिरी बहादुर शाह ज़फ़र था, ये चाहते थे कि किसी तरीके से इसको रिवाइवल किया जाए और हम अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालें और दोबारा मुग़ल यहाँ पर रूल करें। उसके बाद ये है कि ब्रिटिश कैसे सीरियस सिचुएशन में फंस गए। अब ब्रिटिश की सीरियस सिचुएशन में फंसने की वजूहात क्या थी?
उसमें ब्रिटिश की सीरियस सिचुएशन में फंसने की वजूहात ये थी कि जिस वक़्त ये सिचुएशन तेज़ी से फैल रही थी, जिसमें दिल्ली, कानपुर और लखनऊ तक का एरिया इन्होंने अपने अंडर कर लिया था सिपाहियों ने। तो इसमें अब कौन-कौन इनके ख़िलाफ़ गया बरतानिया के, उसमें नाना साहिब थे जो मराठा के लीडर थे, ये उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे और इन्होंने 200 से ज़ायद ब्रिटिश वुमेन और चिल्ड्रन को कानपुर में अपना कैदी बनाया और बाद में उनको मार भी दिया था। उसके अलावा ब्रिटिश ने इससे निपटा कैसे, इन्होंने फ़ौरी तौर पर 39,000 सिपाही मंगवाए फ़ौरी तौर पर ब्रिटेन से। और उसके अलावा कुछ सिख सोल्जर ऐसे थे जो इनके साथ खड़े हुए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और उसके अलावा फिर ब्रिटिश ने नाना साहिब को भी कत्ल कर दिया था। बाद में इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन पर कवर कर लिया था और 20 सितंबर को इन्होंने दिल्ली अपने पास वापस ले लिया था 1857 के रिवोल्ट के बाद। फिर उसके बाद जो 3000 पीपल थे, जिसमें लोकल सिपाही थे या लॉयल सिपाही भी थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, जो कि लखनऊ रेजिडेंसी बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे, उनको भी 5 महीने के बाद मार्च 1858 के अंदर आज़ाद करवा लिया गया था। और उसके अलावा फिर इन्होंने जुलाई 8, 1858 को पूरे मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान में पीस का ऐलान कर दिया था। इस तरह इन्होंने अपनी इस सिचुएशन में से ये ब्रिटिश बाहर आए थे। उसके बाद पंजाब में भी रिवोल्ट हुई थी। पंजाब में रिवोल्ट इन्होंने कैसे कवर की थी? पंजाब में रिवोल्ट पेशावर के करीब करीब मर्दान में भी इन इलाकों में हुई थी, लेकिन यहाँ पर इसलिए कवर हो गई थी कि जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था, जो बागी लोग थे, जो हिंदुस्तान के सिपाही थे, बरतानिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, वो यहाँ की इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को काटना भूल गए थे। इस वजह से कि यहाँ पर ब्रिटिश का राब्ता भी था और इन्होंने फ़ौरी तौर पर सिपाहियों को अरेंज कर लिया था। फिर दूसरी वजह यह थी कि यहाँ पर मुसलमानों ने भी साथ दिया था, क्योंकि ये सिखों के जुल्म के नीचे आए हुए थे उस वक़्त, ठीक है जी। तो इन्होंने फिर ज़्यादा हेल्प ना की इनकी सिपाहियों की, और ये लॉयल रहे अंग्रेज़ों के, तो इस वजह से इन्होंने पंजाब के अंदर कवर कर लिया था। अब हमने देखना है कि ये फेल कैसे हुई अपराइजिंग। इसकी एक वजह तो एसएफ महमूद एक हिस्टोरियन है, उन्होंने एक तो बताया कि ये कोऑर्डिनेट्स नहीं थी और बहुत टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि विदाउट एम का क्या मतलब है। विदाउट एम का मतलब है कि जो बागी थे वो बग़ैर किसी मकसद के लड़ रहे थे, या वेग भी थे और कंफ्यूज भी थे। और ज़्यादातर जो सिपाही लड़ रहे थे, जो जिसको मैं विदाउट एम कह रहा हूँ, उसमें यह था कि ये जो पुरानी पोजीशंस थी अपने रूलर्स की और कस्टम्स, उनको बहाल करना चाहता, यानी कि मुग़ल हुक्मरान को दोबारा लेकर आना चाहते थे, और जो इनके पुराने कस्टम्स थे ये उसको बहाल करना चाहते थे। उसके अलावा बहुत कम ऐसे सिपाही थे जो यूनाइटेड इंडिया के लिए कोशिश कर रहे थे, जिसमें ये ख़ुद रूल करे, रूलिंग इटसेल्फ था। उसके बाद लीडरशिप का क्या इशू था, उसमें यह था कि कोई भी ऐसा सिंगल लीडर सामने नहीं आया जो इन लोगों को मोटिवेट करता और मुख्तलिफ़ जगह पर जहाँ पर रिवोल्ट हो रही थी उनको कनेक्ट करके एक अच्छी तरह अपना मकसद गेन करता। इस किस्म की कोई इशू नहीं थी। देयर वॉज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ अनरेस्ट एंड नो ओवरऑल प्लान ऑफ एक्शन। इस किस्म का कोई इशू यानी कि वो सिचुएशन नहीं थी, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। फिर उसके बाद डिसयूनिटी बहुत ज़्यादा थी। देखें डिसयूनिटी में क्या थी, यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ फ़ेथ अक़ीदों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। ये पहले भी एक दूसरे के साथ नफ़रत कर रहे थे, लेकिन इस मौके पर भी इन्होंने यूनिटी नहीं दिखाई, फिर भी अपनी नफ़रत जारी रखी। तो एक ये बहुत बड़ी वजह बनी। फिर उसके बाद मोस्ट ऑर्डिनरी पीपल जो थे उन्होंने भी इसके अंदर हिस्सा न लिया। फिर आ जाता है जो ब्रिटिश की डिटर्मिनेशन थी। ब्रिटिश की डिटर्मिनेशन ये थी कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर इन बागियों को डील करने के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक से अपनी फ़ौजें मंगवाईं और इसको उन्होंने कुचला। और फिर लोकल लोगों ने जो उनके लॉयल थे उन्होंने हेल्प किया उनको बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने इसको फ़ौरी तौर पर अर्ली ही इस मिस्टेक को उन्होंने हैंडल कर लिया था। फिर उसके बाद इनकी वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर थी, इसमें कोई शक नहीं था, जिस वजह से ये इस तमाम चीज़ों के ऊपर हैंडल कर चुके थे। अब हमारे पास है जी कि हाउ डिड द ब्रिटिश ट्रीट द रेबल्स।
ब्रिटिश ने रेबल्स को किस तरह ट्रीट किया, यानी कि इनको कैसे फांसियों पर लटकाया, यानी कि मौत कैसे दी। उस वक़्त तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं थी, तो अभी का ही शोर मचा हुआ है। उसमें यह है कि हैंगिंग, यानी कि लोगों को लटकाते थे, लटका कर मारना। शूट आउट ऑफ द माउथ ऑफ द कैनन्स, यानी कि तोप के मुंह पर रखना और उसके बाद फायर कर देना, बुरा हाल, ठीक है जी। उसके बाद लोगों को ज़िंदा जलाना। फिर उसके बाद मुस्लिम वर स्वेन इनटू पिग स्किन एंड हैंग। मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों को ये समझ रहे थे कि इन्होंने सारी आग भड़काई है, क्योंकि मुसलमान रूल कर रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को बैड ट्रीट किया था, जिसमें पिग स्किन के अंदर मुसलमानों को सी कर और उसके बाद उनको लटकाया गया। आप देखें कि इस वक्त मैं यहाँ पर आगे जाने से पहले एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि आप इस वक्त देखें कि बरतानिया में बरतानिया, यूएसए, फ्रांस के अंदर 3 ममालिक सबसे ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ कंपेन कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले एक अमरीकी ख़ातून से बहस कर रहा था। वो कुछ दिन पहले ना सऊदी अरब के अंदर एक औरत को बीहेड किया गया किसी वजह से, तो उसने ना ट्विटर पर पोस्ट लगाई हुई थी। तो उसने कहा कि देखो सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये है वो है, वगैरह वगैरह इस तरह की। मैं आपको एक बात याद रखें, आप मेरी, ईसाई और मुसलमान के दरमियान जो गैप है ना, उसको यहूदी नफ़रत के साथ फिल कर रहा है। आप बिलीव नहीं कर सकते कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी कंपेन चल रही है वहाँ पर, और स्पेशली वुमेन के जो राइट है उनके ऊपर, सज़ाओं के ऊपर, ये उनका काम है। हमारे जो मौलवी और मुल्ला हज़रात हैं, उनकी क्या दायरा कार है, वो आपको बताएंगे नमाज की बात करें, दूसरी बात ना करें, बस ही छोड़ें दुनिया के सारे काम। और उनको ये नहीं पता कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा नफ़रत हो रही है। तो मैं आपको ये बता रहा था, उस खातून को मैंने कहा देखें मेरी बात सुने। मैंने कहा उस एक शख्स ने न्यूज़ीलैंड में 49 मुसलमानों को शहीद कर दिया। मैं कहा 1961 के अंदर आपने न्यूज़ीलैंड के अंदर इंसानी हकूक़ की वजह से डेथ पेनल्टी ख़त्म कर दी है। मैंने कहा ये 15 साल वो सज़ा भुगत के आएगा, उसके बाद वो उसको लाइसेंस मिल जाएगा, वो फिर 100-150 और मार दे, 15 साल फिर भुगत के और वापस आ जाए। मैं कहा इससे उसको शय मिलेगी। मैं कहा दैट्स वाई इस्लाम सेज डेथ पेनल्टी, किल रिटर्न किल, बस कत्ल का बदला कत्ल। मैंने कहा ये वजह है, इस्लाम जो है ना कत्ल का बदला कत्ल कहता है। मैंने कहा आप लोगों ने तो तमाशा बनाया हुआ, 50 आदमी मारे, 15 साल जेल में रहो, वहाँ पर आपको खाने पीने को भी मिलेगा अच्छा, तो उसके बाद आप दोबारा आओ और फिर किसी को मार दो। मैंने कहा भाई ये आपके लिए बियरेबल है, हमारे लिए बियरेबल नहीं है। लेकिन वो मसला ये है कि वहाँ के लोग अब इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते कि 2 वजूहात हैं। एक तो हमारे लोग अपनी फ़ाइट नहीं लड़ रहे हैं, मुसलमान उस लेवल का नॉलेज ही नहीं है किसी मुसलमान को। मुसलमान तो बिज़ी है इस वक्त टिकटॉक के अंदर और इस तरह की फजूल कामों में, ठीक है जी। वो क्या करते हैं, उसके उनको ख़िलाफ़ जो है ना वो पोस्टें, अभी एक पोस्ट और शेयर हुई थी, उसने कहा सबसे ज़्यादा औरतों के साथ रेप जो यहाँ से मुसलमान जाते हैं वहाँ पर जॉब्स करने वो करते हैं। उसने कहा इनका दाखिला बंद करें, ठीक है। जब इस तरह की पोस्टें वो ख़वातीन देखती हैं, इस्लाम को इतना बुरा देखते हैं, दाइश जैसी एग्ज़ाम्पल देखती हैं, तो वो ख़वातीन वहाँ पर डर जाती हैं। वो कहती हैं कि भाई हम वहीं पर ठीक हैं। तो मैंने एक खातून को कहा, मैंने कहा देखें आपके मुल्क में जो फ्लड्स आते हैं वो इलीगल सेक्स और सेक्स विदाउट मैरिज है, उस वजह से आते हैं। तो कहती है अगर आप जिसकी बात करते हो जो कोड़ों वाली मिसाल है, उसने कहा समर के एंड तक यानी गर्मियों के अख्ताम पर अमेरिका में तो कोई आदमी नहीं बचेगा। तो ये बात है, उन लोगों को इस कदर डराया हुआ है, वो इस कदर डरे हुए हैं, लेकिन उसके खौफ को निकालने के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा हमारे मुसलमानों में। मुसलमान सोए हुए हैं, तो वो उस गैप को जो है ना वो यहूदी फिल कर रहा है वहाँ पर आग के साथ। उसके बाद है कि जो इसकी हमारी रिवोल्ट के बाद हमने कैसे इसको बरतानिया ने मैनेज किया था 1855, उसमें सबसे ज़्यादा थी पहली चीज़ वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिलिट्री या आर्मी। उसमें जो आर्मी की जो पहले रेशो थी वो 1:5 थी, यानी कि 1 सिपाही बरतानिया का और 5 सिपाही हिंदुस्तान के यानी कि मुकामी। तो इसको इन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया और इसको 1:2 कर दिया, यानी कि 1 बरतानवी सिपाही होगा, 2 हिंदुस्तान के सिपाही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये तो हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पहले कंपनी कर रही थी, उसको अबॉलिश कर दिया गया और पूरा हिंदुस्तान क्राउन रूल के नीचे आ गया था, ठीक है जी। क्राउन रूल के बाद आने का मकसद ये था कि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो डायरेक्ट इसको अब रूल करेंगी
और जो गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी उसको ख़त्म करके वाइसराय की पोस्ट लगा दी गई थी। देखिए वाइस रॉय, वाइस का मतलब होता है नाइब, रॉय का मतलब होता है रॉयल फैमिली का नाइब। पहले वो गवर्नर जनरल होते थे कंपनी के, अब ये डायरेक्ट जो बरतानिया की जो रॉयल फैमिली थी जो पूरी रूल कर रही थी, ये उसके नाइब के तौर पर अब इसने सामने आना था। उसके अलावा फिर उन्होंने लैक ऑफ कम्युनिकेशन महसूस की उसने, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने भी अपनी किताब में लिखा था, इन्होंने कहा था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ये मसला खड़ा हुआ है। तो इन्होंने फिर 1861 की जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें मुकामी लोगों को हेल्प की, यानी कि उनकी शमूलियत की। फिर उसके बाद पार्शली ब्लेम मुस्लिम, यानी कि बरतानिया ने इसके लिए काफ़ी हद तक मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराया। फिर मुसलमानों के ऊपर उन्होंने काफ़ी पाबंदियाँ भी लगाई और हिंदुओं को नवाजा भी इसमें। उसके बाद फिर है जी इंडियन लॉस्ट ऑल होप। जब इस किस्म की सिचुएशन हुई और मुसलमान मज़ीद डिक्लाइन का शिकार हो गए, तो वो फिर ये भूलते गए कि हम अब जो है वो हिंदुस्तान में से बरतानिया को बाहर नहीं निकाल सकते। उसके बाद फिर क्वीन विक्टोरिया ने दो प्रॉमिस किए थे। क्वीन विक्टोरिया ने दो प्रॉमिस ये किए, एक तो उन्होंने कहा था कि जो की पोस्टें हैं उसके अंदर हम इंडियंस को शामिल करेंगे। उस की पोस्ट का मतलब था कि जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और उसमें हम मुकामी लोगों को शामिल करेंगे। और ये एग्ज़ाम इंग्लैंड में होता था और 17 से 22 साल इसकी एज थी और 1869 तक सिर्फ एक इंडियन आदमी था जो इंडियन सिविल सर्विस में आया था। फिर उसके बाद दूसरी इन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ फिर उन्होंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो ये थी कि जो लॉज़ हैं जो हिंदुस्तान के वो इक्वल होंगे तमाम लोगों के लिए। ये एक इन्होंने वादा किया था, जिसमें से सिर्फ इंडियन सिविल सर्विस वाला ही पूरा हुआ, दूसरा ना पूरा हो सका। फिर उसके बाद इन्वेंशंस बहुत सारी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि रेलवे की इन्वेंशन है, टेलीग्राफ की इन्वेंशन है, स्टीम शिप की इन्वेंशन है। फिर 1851 के अंदर जो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन थी वो बंगाल में बिछाई गई। फिर और बल्कि 1857 तक 4000 माइल टेलीग्राफ लाइन बिछा दी गई थी। फिर 1854 के अंदर पोस्टल सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। मेटल रोड्स बिल्ड किए गए थे 1836 से ऑनवर्ड्स वहाँ पर, और ग्रैंड ट्रंक रोड को भी रिपेयर किया गया था उसी ज़माने में। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर्स में कैसे चेंजिंग आई। एग्रीकल्चर्स उस ज़माने में ज़्यादातर लोग जो है वो कॉटन वगैरह या कपास की काश्त किया करते थे या गंदम की काश्त थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन इन्होंने आकर बहुत सारी चेंजिंग की। अब देखें कि जो अमेरिकन सिविल वॉर है 1851 से 1865 तक जारी रही थी, उस दौरान बरतानिया ने वहाँ से कॉटन लेनी बंद कर दी थी यूएसए से, क्योंकि वहाँ से मिल नहीं रही थी, सिविल वॉर चल रही थी। तो इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को फोर्स किया अब ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन उगाएं। तो जब उनको इसके सिल्वर की यानी कि रुपीज़ में वो ले रहे थे, यानी कि उनकी चांदी हुई थी बहुत महंगी, वो ख़रीद रहे थे, उनको ज़रूरत थी उस वक़्त। तो जैसे ही सिविल वॉर एंड होती है तो इन्होंने कॉटन ख़रीदनी बंद कर दी। दोबारा ये अमेरिका की तरफ चले गए तो फिर यहाँ पर फेमाइन आ गए। तो 1865 से 1900 तक सीरीज़ ऑफ फेमाइन आए थे, जिसमें ऊद में मिलियंस पीपल मारे गए 1865 से 1866। फिर 1896 में बिबोनिक प्लेग आया जो चाइना से आ रहा था, ताउन जिसको हम कहते हैं। तो उसके अलावा फिर इन्होंने एग्रीकल्चर को मज़ीद अच्छा और बेहतर करने के लिए 1882 के अंदर पंजाब के अंदर इसकी इरिगेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी कैनाल के लिए, यानी कि कैनाल स्कीम थी। 4 किस्म की 4 कैनाल स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसका नाम है लोअर चनाब कैनाल सिस्टम्स, उसके बाद लोअर दीपालपुर कैनाल सिस्टम फ्रॉम द सतलुज रिवर्स, फिर मुल्तान ब्रांच कैनाल फ्रॉम द सिद्धनाई सेक्शन ऑफ द रावी रिवर्स, फिर उसके बाद है जी खादियार ब्रांच कैनाल्स फ्रॉम द चनाब रिवर इन द झेलम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, उसके अलावा जो नई क्रॉप्स इन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करवाई, फिर वो जूट थी, इंडिगो थी, शुगर केन थी, टी एंड कॉफ़ी, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवानी शुरू की। आप देखें कि कॉफ़ी उस वक्त आसाम हिल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड नीलगिरी हिल्स ऑफ साउथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके अलावा 1871 तक 300 किस्म की प्लांटेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी थी। उसके बाद अब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ आते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये था कि पहला इंजन 12 हार्स पावर का 1820 के अंदर बंगाल में आया था। उसके अलावा जैसे ये इंजन इंट्रोड्यूस हुआ तो आप देखें
कि सारी चीज़ें यानी कि मोस्टली प्रोडक्ट्स फैक्ट्रीज़ में तैयार होना शुरू हो गए थे, जिसमें मैं अब आपको बताता हूँ कॉटन थ्रेड यानी कि धागा बन रहा था, कॉटन थ्रेड्स थी, रम थी, आयरन, मस्टर्ड ऑयल्स, पेपर एंड बिस्किट, स्टीम इंजन ने ये तमाम चीज़ों के लिए हेल्प दी वहाँ पर। आज का लेक्चर इतना ही था। लेक्चर इख्तिताम पजीर हो गया। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।